हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन। वेलकम करता हूं आपका चैप्टर नंबर 8 में, जिसका नाम है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। देखो, कहीं ना कहीं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कब जब मुझे कोई टाइम सीरीज ग्राफ को प्लॉट करना होता है ग्राफ पेपर पे, या जब भी कोई टाइम सीरीज से रिलेटेड डाटा मेरे पास आता है और जब मैं उसे ग्राफ पर प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। आप इसे बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हो, इसके अंदर आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। देखो, कहीं ना कहीं सबसे पहले आपने ये कहीं ना कहीं 10th में पढ़ रखा होगा या अपनी पुरानी क्लासेस के अंदर पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। कई बार मैं एक पेज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। से ये मैंने एक पेज लिया, इसके सेंटर पॉइंट पर एक बिंदु लगाया और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और एक वर्टिकल लाइन बनाई। अब मैंने इस पेज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ओके मेरी बात। अब जब मैंने इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो अब मेरे पास ये एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 और ये 4 हिस्से बन चुके हैं। अब हम इस 4 हिस्से को डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने इस 4 हिस्सों को डिवाइड किया तो किया कैसे। तो सबसे पहले मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, एक वर्टिकल लाइन ली। दोनों ने एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तब वो जाकर कहीं पर आपके पास ये पेज जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ। यही चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है। कीपिंग इन द माइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द डाटा, अ सुटेबल इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर इज एज्यूम्ड, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मैं इसे पॉइंट ओ भी कह सकता हूँ। ओके मेरी बात। तो कहीं ना कहीं जब दो लाइंस आपस में एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी, तब वो आपका बन जाएगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो horizontal and vertical lines intersecting through this point are shown as bold line। तो जब आप साइड में देखोगे, ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो बोल्ड लाइन से आपको चीजें दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड लाइंस। एक है हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि एक्स एक्सिस है, और एक है आपकी वर्टिकल लाइन जो कि आपकी वाई एक्सिस है। ओके मेरी बात। और जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज माई पॉइंट ऑफ ओरिजिन। These bold lines are called axis। तो मैं इसको x एक्सिस कह सकता हूं और इसको मैं y एक्सिस कह सकता हूं। डन। हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्स एब्सिसा, और कहीं ना कहीं x एक्सिस। एंड द लाइन अपवर्ड और डाउनवर्ड, दैट इज वर्टिकल एक्सिस, जो आपकी ऐसी खड़ी है, ऑर्डिनेट या y एक्सिस में मैं उसे कह सकता हूं। ओके। अब इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर समझने की क्या है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये है आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और ओरिजिन के ऊपर हमेशा वैल्यू 0 होती है, तो मैं यहाँ पर एक 0 लिख रहा हूँ। ओके। अब 0 के राइट साइड चलूँगा। अगर मैं एक्स एक्सिस पर 0 के राइट साइड चलूँगा, तो जैसे 1 2 3 4, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ देखने को मिलेगी। पॉजिटिव वैल्यूज़ का मतलब क्या, कि कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस के राइट साइड पर 0 से बड़ी वैल्यूज़ आएंगी। ओके। अगर मैं इस पे 0 से लेफ़्ट साइड चलने की कोशिश करूँ, इधर की साइड चलने की कोशिश करूँ, तो अब आप देखोगे यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। दैट इज़ -1, -2, -3 और दैट इज़ -4। ओके। अब इसका एक और वाई एक्सिस के ऊपर भी नंबर्स देने पड़ेंगे, तो अब मैं वही आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब मैं वर्टिकल लाइन ओरिजिन से ऊपर की साइड वर्क करूँगा, मैं इस साइड ऊपर की साइड जब बढ़ूंगा, तो मेरी वैल्यूज आएगी पॉजिटिव 1 2 3 4। तो सिंपल लॉजिक है, जब मैं वाई एक्सिस पर ओरिजिन से ऊपर की साइड मूव करने की कोशिश करूंगा, तो वैल्यूज पॉजिटिव आएगी, और जब नीचे करने की कोशिश करूंगा तो वैल्यूज नेगेटिव। तो -1, -2, -3 और -4। क्लियर मेरी बात? यहाँ तक कोई डाउट? ओके, इजी है। अगर लगे तो फिर एक बार रिमाइंड कर लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैंने कहा था कि ये पहला हिस्सा ये है, दूसरा हम यहाँ मानते हैं, तीसरा हम इसको मानते हैं, और फोर्थ हिस्सा हम इसको मानते हैं। तो अगर मैं आपके इन हिस्सों को नाम देना चाहूँ स्टैट में, तो मैं उसे कहता हूँ क्वाड्रेंट। ओके। तो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ।
ओके। अब मैंने आपसे ये पूछा कि क्वाड्रेंट 1 के अंदर आपकी वैल्यूज कैसी है भाई, x की वैल्यू कैसी आएगी और y की वैल्यू कैसी आएगी। क्वाड्रेंट 1 में x भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखा रहा है और y भी पॉजिटिव, तो मुझे पास एक कंक्लूजन आ जाता है कि कहीं ना कहीं x भी भैया पॉजिटिव रहेगा और y भी पॉजिटिव रहेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा है जिसमें दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, तब वो आपका क्वाड्रेंट 1 में आएगा। अब क्वाड्रेंट 2 की बातें करें तो क्वाड्रेंट 2 मेरा ये वाला है और कहीं ना कहीं इसमें माइनस तो x दिखाई दे रहा है और y पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो देखो कहीं ना कहीं माइनस x दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं आपके पास जो y है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ओके मेरी बात। इसके बाद आपके पास आ जाता है क्वाड्रेंट 3। क्वाड्रेंट 3 के अंदर अगर हम चेकआउट करने की कोशिश करें तो देखो कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही है इसकी y की और नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही है आपकी x की। तो जब भी आप इसमें चेकआउट करने की कोशिश करोगे तो माइनस x और माइनस y दिखाई देगा। और अगर मैं क्वाड्रेंट 4 की बात करूं तो अब ये क्वाड्रेंट 4 आपका यहाँ इस हिस्से में लाई कर रहा है। इस हिस्से में x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव शो कर रहा है। तो x आपका पॉजिटिव है और y आपका नेगेटिव। तो ये था कहीं ना कहीं आपका ग्राफ। आप ग्राफ को अपने ज़रूरत के हिसाब से बनाते हो, जैसे कि आपको चाहिए। जौन सी एक्सिस आपको बड़ी चाहिए आप उसे बड़ा करते हो, जौन सी एक्सिस आपको छोटी चाहिए आप उसे छोटा करते हो। डिपेंड करता है आपके डाटा पे। अगर x की वैल्यूज़ ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं मैं x को बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ और y की वैल्यू ज़्यादा है तो मैं y को बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट पेज पर मूव करता हूँ तो लिखता है कि x एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। x एंड y एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। द एक्सिस डिवाइड द प्लेन पेपर इनटू 4 पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका था, कहीं ना कहीं वो सारे के सारे पार्ट्स को क्वाड्रेंट कहने की कोशिश करता है। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज इंडिकेटेड बाय इंग्लिश लेटर ओ। ओके। अब रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए ग्राफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। रूल्स का मतलब क्या है कि जब भी आप ग्राफ पेपर पर कोई चीज़ प्लॉट करने की कोशिश करते हो, उसके रूल्स और रेगुलेशन की बातें करते हो, तब क्या हो जाता है। तो वो देखो, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए। प्रॉपर हेडिंग का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जब भी आप कोई ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हो उसकी एक प्रॉपर हेडिंग जो आपको ग्राफ के बारे में जानकारी दे सके। तो एवरी ग्राफ मस्ट हैव ए सुटेबल एंड प्रिसाइज हेडिंग। हेडिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अबाउट द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ग्राफ। तो कहीं ना कहीं जो आपकी हेडिंग है वो आपको हर चीज़ क्लियर कट समझाए। आप छोटी रहे, बहुत लंबी चौड़ी आपको लाइनें नहीं लिखनी, शॉर्टकट में सारी बात आप कह जाओ, दैट इज़ अ गुड हेडिंग। बिना हेडिंग के कोई ग्राफ नहीं होता, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा भाई यूज़र को कि इसके अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है या क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। चॉइस ऑफ स्केल। One should fix an appropriate scale which data should be presented। अब स्केल का मतलब क्या है वो समझो। जैसे मैंने कहा भाई क्लास में बच्चों के कितने मार्क्स आए मंथली टेस्ट में या यूनिट टेस्ट में। अब मुझे पता है भाई यूनिट टेस्ट जो है वो 20 नंबर का है। अब मैं यहाँ पर डाटा को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ 10, 15, 20, इस तरीके से मैं डिनोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉपर स्केल लेने की कोशिश करनी है। आपको पता है 20 नंबर से ऊपर जा ही नहीं सकते, तो मुझे डाटा कुछ इस तरीके से ग्राफ पर लेना चाहिए। तो मैं ग्राफ पर क्या डाटा लेने की कोशिश करूँगा, 2, 4, 6, 8, ताकि मैं मोस्ट ऑफ द चीज़ों को और आइटम्स को कवर कर सकूं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने डाटा के हिसाब से स्केल को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा आपका स्केल होगा उतना ही आपका जो ग्राफ है वो आपको बहुत बढ़िया आंसर देगा। An appropriate scale is by one which entire data is easily represented by the graph. The graph should be in the middle of the graph paper.
दैट इज़ मेड टू बी अट्रैक्टिव। तो जब मुझे सिर्फ एक ग्राफ ही ग्राफ बनाना है तो मैं वो कहीं ना कहीं आपके पेपर के बीच में बनाने की कोशिश करता हूँ, सेंटर में बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सिमिट्री मैटर करती है। अगर चीज़ें अलाइन होंगी, अच्छे से होंगी, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को बेटर समझ पाओगे, उस चीज़ को अच्छे से अट्रैक्टिवली उसे चीज़ को देख पाओगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस। एज फार एज पॉसिबल एक्स एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर शुड बी 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ द वाई एक्सिस। तो अल्टीमेट अपनी देसी भाषा में कहूँ तो वाई एक्सिस की 1.5 गुना आपकी एक्स एक्सिस होती है। उसके बाद मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट्स, इकोनॉमिक एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आर जनरली पॉजिटिव, दीज आर प्रेजेंटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक्स और ये सारी चीज़ें आंसर पॉजिटिव देती हैं, और जब आंसर पॉजिटिव देती हैं तो आपको क्या चीज़ करनी है, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने सारे के सारे डाटा को शो करना है। Accordingly, the point of origin is fixed to the left and the lower portion of the graph paper. On y-axis, the points are plotted from, on x-axis, the points are plotted from left to right, और y-axis, the points are plotted from bottom to टॉप। तो सीधी सीधी भाषा में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जब भी मैं एक्सिस की बात करता हूं तो एक्स एक्सिस पे लेफ्ट से राइट की तरफ लिखने की कोशिश करता हूं, और जब भी मैं वाई एक्सिस पर लिखने की कोशिश करता हूं तो बॉटम से टॉप की ओर लिखने की कोशिश करता हूं, फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओके मेरी बात। इसके बाद द लाइन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, द लाइन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैसे, अगर मैं एक ही ग्राफ पर कई सारे डाटा को शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, कई सारी लाइन्स को शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, से एक डाटा ये है, उसके बाद दूसरा डाटा शो करना है, तो मुझे कहीं ना कहीं अलग अलग लाइन्स को यूज़ करना पड़ेगा अलग अलग डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, और कहीं ना कहीं मैं अलग अलग कलर्स की लाइन भी यूज़ कर सकता हूँ अगर आपके पास कलर का ऑप्शन है तो लिखता है if more than one line of a curve are to be drawn in the same graph, these lines should be differentiated with one another from broken line, dotted line, bold line। तो बेसिकली आपके पास जो भी तरीका हो आप उस तरीके से उन लाइंस को प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। उसके बाद टेबल ऑफ डाटा, कहीं ना कहीं ग्राफ पेपर के साथ आपको अपनी टेबल को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि आपका जो बंदा है वो ज़्यादा टाइम लगाना नहीं चाहता, वो जल्दी जल्दी चीज़ों को समझना चाहता है। तो लिखता है इट वुड बी यूजफुल टू गिव टेबल ऑफ द डाटा अलॉन्ग विद द ग्राफ, दिस हेल्प्स इन वेरिफिकेशन ऑफ द ग्राफ। तो कहीं ना कहीं आपको ग्राफ समझने में बड़ी ही ज़्यादा सहूलियत होती है। इसके बाद आपके पास आ जाता है दोस्तों फॉल्स बेसलाइन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ग्राफ के एंगल से, और कहीं ना कहीं आपको इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं समझ नहीं पाता इस चीज़ को, इसका लॉजिक समझ नहीं पाता, तो मैं इसे जल्दी जल्दी यूज़ नहीं करता। ओके, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको बहुत ही आसान तरीके से। देखो, मैंने आपसे ये कहा कि भैया गली में जाओ और ये पता करके आओ कि आपके लोगों की वहाँ पर इनकम कैसी है। ओके, तो अब मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने आपको एक स्लैब दिया कि 2 लाख से लेके 3 लाख तक कितने लोगों की इनकम है, 3 लाख से 4 लाख तक कितने लोगों की इनकम है, उसके बाद 4 लाख से 5 लाख तक कितने लोगों की इनकम है। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं आप डाटा इकट्ठा करके लाए जी, हमारी गली में 2 से 3 लाख वाले 10 बंदे हैं, 3 से 4 लाख वाले जो हैं 3 से 4 लाख वाले आपके पास 20 बंदे हैं, और 4 से 5 लाख वाले आपके पास 25 बंदे। ओके, ये डाटा आपने इकट्ठा कर लिया। अब कहीं ना कहीं आप इसे आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे किस पर, एक्सिस पर, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर। तो जैसे सपोज करो मैंने ये इनकम वाला डाटा जो है वो एक्स एक्सिस पर पुट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मेरी इनकम स्टार्ट हो रही है 2 लाख, 3, 4, 5 ऐसे, तो मैं सबसे पहला पॉइंट लिखूंगा 2 लाख, फिर मैं लिखूंगा 3 लाख, फिर मैं लिखूंगा 4 लाख, और फिर मैं लिखूंगा 5 लाख, ऐसे ही लिखूंगा। इंपॉर्टेंट चीज यूज कहाँ पे है, देखो 0 से 2 लाख के बीच में तो 2 लाख का गैप दिखाई दे रहा है,
लेकिन उसके बाद आपको गैप 1-1 लाख का दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी पहली वैल्यू और ओरिजिन के बीच में अनाप शनाप गैप है, दुनिया भर का गैप है, और उस गैप को कवर करने के लिए आप बीच में फॉल्स लाइन का यूज करते हो। तो जब आप फॉल्स लाइन वाई एक्सिस पर लगाते हो तो वो कहीं ना कहीं ऐसे दो डंडे दिखाई देते हैं, तो आपको बीच में लाइन ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे सिर्फ लाइन के ऊपर दो डंडे लगा सकते हो। और जब आपको एक्स एक्सिस पर इस तरह की फॉल्स लाइन को शो करना है तो आप ऐसे एक कट लगा सकते हो, आप टीचर समझ में आ जाएगा टीचर को। ओके, तो लिखता है इफ द वैल्यूज इन ए सीरीज आर वेरी लार्ज एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड द जीरो इज वेरी हाई। सबसे छोटी वैल्यू और जीरो के बीच में जब बहुत ज़्यादा गैप होता है तब मैं उस गैप को कवर करता हूं, किससे? फॉल्स लाइन से। यही है आपकी फॉल्स लाइन। उसके बाद टू ड्रॉ अ लाइन और अ कर्व, वी मार्क द डिफरेंट पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर corresponding to the different value of the series. Points are joined to make line और कर्व। अब देखो लाइन भी बना सकता हूं, यानी जब मैं स्केल की मदद से उन पॉइंट्स को प्लॉट कर दूंगा तो वो आपका बन जाएगा कहीं ना कहीं लाइन, और जब मैं उसे फ्री हैंड ड्राइंग करने की कोशिश कर दूंगा तब वो आपका बन जाएगा कर्व। वन वेरिएबल ग्राफ, देखो नाम से ही पता लग रहा है यहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा और उसी का मुझे ग्राफ पर प्लॉट करना होगा। तो जब आप डाटा को शो करने की कोशिश कर रहे हो या डाटा को देख रहे हो तो आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। क्या है ये? देखो, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन ए वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ। तो टाइम सीरीज है तो कहीं ना कहीं टाइम की बात कर रहा होगा, महीने की, मंथ्स की, ईयर की बात कर रहा होगा। तो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून टाइम दे रखा है आपके पास। तो ये कहीं ना कहीं जो टाइम है मैं उसे से एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर दूंगा, और जो आपकी ये वैल्यूज़ है, फ्रीक्वेंसी है, ये मैं वाई एक्सिस पर प्लॉट करूंगा। देखो ये आपके मंथ्स आ गए, ये आपके प्रोडक्शन हो गई। तो अब आपने स्केल ले लिया 5, 10, 15 इस तरीके से। देखो 0 से 5 का जितना गैप है उतना ही गैप आपका यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर मुझे फॉल्स लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब सिर्फ डाटा को देखते जाओ और पुट करते जाओ। जर्मनी में आपकी क्विंटल्स है 5, फेब में है 7.5। तो अब आपको पॉइंट प्लॉट करना, भाई जनवरी में 5 यूनिट की प्रोडक्शन हो रही है और फेब में 7.5 की प्रोडक्शन हो रही है, और कहीं ना कहीं मुझे इन दोनों पॉइंट्स को किससे ज्वाइन कर देना है? स्केल से। ओके, तो सिर्फ पहले पॉइंट्स को प्लॉट कर दो और उसके बाद आप उसे पे कर दो। तो टेक द फॉलोइंग स्टेप, इंडिकेट द टाइम पीरियड इन द मंथ ऑन एक्स एक्सिस और प्रोडक्शन ऑन वाई एक्सिस। मेक डिफरेंट पॉइंट इंडिकेटिंग द वैल्यूज कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट मंथ। तो मंथ के हिसाब से अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स के पॉइंट को प्लॉट कर दो। ज्वाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ, गेट द बिहेवियर ऑफ द प्रोडक्शन ओवर टाइम। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता लग रहा है कि आपकी प्रोडक्शन जो है जनवरी से मुकाबले अब आपकी प्रोडक्शन जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। अब आप ये भी देख सकते हो कि आपने अपनी प्रोडक्शन को ऑलमोस्ट 3 गुना जो है वो कर दिया है। तो ये चीज़ें आप ग्राफ से बहुत ही ज़्यादा ईजीली समझ सकते हो। यही है ग्राफ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट। इसके बाद आपके पास एक और ग्राफ आ गया, आप उसे भी प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं 2 और मोर देन 2 वेरिएबल। 2 और मोर देन 2 वेरिएबल का मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आप एक ग्राफ पर शो करने की कोशिश करते हो, तो भाई मेरे पास कलर का ऑप्शन है तो अलग अलग कलर ले लूँगा। कलर का ऑप्शन नहीं है तो मैं कहीं ना कहीं एक लाइन को स्ट्रेट बना रहा हूँ तो दूसरी लाइन को मैं डॉटेड भी बना सकता हूँ। क्लियर है मेरी बात? तो डैश लाइन भी यूज़ कर सकता हूँ, डॉटेड लाइन भी यूज़ कर सकता हूँ, जो आपका मन करे, जो आपको कंफर्ट लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। These are the graph in which value of 2 or more than 2 variable are simultaneously respect shown with respect to period of time. ओके, तो जैसे अब आपकी जनवरी है तो प्रोडक्शन भी दिखा रहा है, पिछले वाली टेबल को इंपोर्ट कर लिया और अब इसके साथ वो आपको सेल्स भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। यही बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पर। ओके, तो ये देखो, तो कहीं ना कहीं आपने सेल्स को दिखाने की कोशिश करी है और प्रोडक्शन को दिखाने की कोशिश करी है, और साइड में आपने ग्राफ के अंदर लिख भी दिया भाई जो डैश वाली लाइन है वो सेल्स शो कर रही है और जो स्ट्रेट लाइन है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को शो कर रही है। सिर्फ वही सेम काम, पहले पॉइंट को प्लॉट कर दो और उसके बाद उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ओके मेरी बात?
इसके बाद जर्नल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम और ग्राफ, फिर से वही भैया प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर जो आपका स्केल होना चाहिए, यही सब चीज़ें वो यहाँ पर लिखेगा। तो सबसे पहले लिखता है प्रॉपर साइज़ होना चाहिए, डायग्राम और ग्राफ मस्ट सूट द साइज़ ऑफ द पेपर, ना तो वो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना तो वो बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। प्रॉपर हेडिंग की बात करें तो हमेशा ग्राफ की प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए। देखिए ये ग्राफ है और ये क्या चीज़ें शो करने की कोशिश कर रहा है, ये प्रॉपर क्लियर कट मेंशन करने की कोशिश की गई है। प्रॉपर स्केल होना चाहिए, स्केल ऐसा हो जिससे आप ग्राफ इजीली बना पाओ, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वाइड हो स्केल और वो किसी काम का ना रहे। बिफोर मेकिंग द डायग्राम ऑफ द ग्राफ इट्स स्केल शुड बी क्लियरली डिटरमाइंड और इंडिकेटेड। अपनी भाषा में स्केल सिर्फ वही 2, 2, 4, 6, 8, 10 ये वैल्यू जो है इसे मैं स्केल कह सकता हूँ। अगर आपको सोचना है कि मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखूँ या 2, 4, 6, 8, 10 लिखूँ, ये है आपका प्रॉपर स्केल। यूज़ ऑफ साइन और कलर्स, आप साइन का यूज़ कर सकते हो, कलर्स का यूज़ कर सकते हो। मस्ट कैरी सम साइंस ऑफ द नेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलर्स को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ जब मुझे डिफरेंट डाटा को एक ग्राफ पर शो करना है। लेस यूज़ ऑफ वर्ड्स और फिगर्स, फिगर्स का यूज़, वर्ड्स का यूज़ नहीं करना, सिर्फ ग्राफ बनाना है, आपको चिड़िया तोते वहाँ पर नहीं उड़ाने। तो इन डायग्राम्स ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा शुड बी मिनिमम पॉसिबल टू द यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड फिगर्स। ड्राइंग द बॉर्डर, ग्राफ का बॉर्डर एक प्रॉपर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ग्राफ इससे अट्रैक्टिव लगता है और उसकी बाउंड्री भी डिसाइड हो जाती है। तो डायग्राम ऑफ ग्राफ मस्ट बी बॉर्डर विद बोल्ड लाइंस टू मेक देम अट्रैक्टिव। सिंपल होना चाहिए, एक आसानी से एक आम आदमी जिसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो भी इसे समझ पाए। तो सिंप्लिसिटी इज़ द फीचर ऑफ द ग्राफ, दीज नॉट लुक कॉम्प्लेक्स और ऑफेंडिंग। फ्रॉम दी लेफ़्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप, तो कहीं ना कहीं आपको ग्राफ जो बनाना है वो लेफ़्ट से राइट की साइड बनाना है और बॉटम से टॉप की साइड बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ डाटा, डाटा विच कंस्टिट्यूट द बेसिस ऑफ ग्राफ शुड बी क्लियरली स्टेटेड। तो सिंपल भाषा में जो भी आपने टेबल वगैरह से डाटा लेकर आपने ग्राफ बनाया है तो उस टेबल को भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। अट्रैक्टिव होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए और कहीं ना कहीं कम्युनिकेटिंग भी होना चाहिए। क्लियर मेरी बात। इसके बाद मेरिट्स आ जाते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के फ़ायदे, डायग्राम से चीज़ों को शो करने के, समझाने के फ़ायदे पूछ रहा है भाई। सबसे पहले सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। सिंपल और अंडरस्टैंडेबल का मतलब क्या, ज़्यादा मुश्किल ना हो, आम आदमी को कोई दिक्कत ना आए, फट से देखे और फट से समझ जाए। क्रिकेट मैच में मुझे स्कोर कार्ड का ग्राफ दिखाते हैं कि टीम इंडिया ने कितने रन किस किस ओवर में कुछ इस तरीके से मारे, वो कीड़ा सा जो चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज ग्राफ एज पर ओवर्स। तो ऐसी जब दूसरी टीम भी मेरे साथ खेल रही होती है तो मैं उसका भी देख रहा होता हूँ भाई टीम का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको क्लियर कट देखते ही समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है, यहाँ पर टीम की परफॉर्मेंस वीक हुई, यहाँ पर फिर से वो उन्होंने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। तो टाइम सीरीज ग्राफ जो है वो सिंपल होना चाहिए, लोगों को देखते ही समझ में आए। Even the most complex statistical information is made simple and understandable with the help of graph. One can understand the feature of data merely having a look at a picture. Lasting impact, ये जो ड्राइंग्स है ये लंबे समय तक मेरे माइंड में छप जाती हैं। पढ़ा हुआ डाटा, डिस्क्रिप्टिव डाटा माइंड में रहे ना रहे, लेकिन कोई ग्राफ जो है वो लंबे समय तक याद रहता है। तो लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन रीडर्स माइंड, इंफॉर्मेशन इज़ नॉट ईजीली फॉरगॉटन, और आप जल्दी से जो इन्फॉर्मेशन इन ग्राफ से मिलती है आप उन्हें भूलते नहीं। नो नीड ऑफ ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, आपको ये ग्राफ वगैरह बनाने के लिए किसी बंदे को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है ही नहीं, वो अपने आप इन चीज़ों को आसानी से समझ लेता है। तो ईजिली अंडरस्टूड इवन बाय अ लेमैन। अट्रैक्टिव और इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन, कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन को या किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का सबसे बेहतर तरीका है। क्यों है? क्योंकि सिंपल है, फटाफट समझ आता है, अट्रैक्टिव है,
तो इट राइट सेड दैट पिक्चर इज़ वर्थ ऑफ 1000 वर्ड, तो हज़ारों वर्ड लिखने की जगह एक पिक्चर को शो कर दो। भैया मालिक ने पूछा भाई हमारे पिछले साल की क्या सेल रही, मैं उसे कहता जी महीने में इतनी है ये, अब उसे कहा आपने ग्राफ बनाकर दे दिया, उसकी सारी की सारी टेंशन जो है वो दूर हो जाएगी। एक क्विक कंपैरेटिव ग्लैंस आपको मिल जाता है। जैसे ही मैंने दो टीम का ग्राफ एक साथ बनाया, आपको फटाफट कंपैरेटिव पता लग गया कि कहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस वीक है, कहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। तो डायग्राम फैसिलिटेट्स द कंपैरेटिव ग्लांस एट डाटा। Thus, the data in investment in public-private sector presented in the bar diagrams can be easily compared when can note the difference between the two। और मैं आसानी से चीज़ों का डिफरेंस देख सकता हूँ। इन्फॉर्मेटिव है और एंटरटेनिंग है। कई बार लोगों को ग्राफ बनाना बहुत पसंद होता है, तो एंटरटेनिंग भी है, इन्फॉर्मेटिव भी है, कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है। बिसाइड बीइंग इन्फॉर्मेटिव, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन इज एन एंटरटेनिंग मीन्स ऑफ डाटा ऑफ प्रेजेंटेशन। द बिगिनर जस्ट फैसिनेटेड द पिक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम और ग्राफ। तो कहीं ना कहीं ये एंटरटेनिंग है, अच्छा लगता है, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, लोग उसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। Location of averages. Using graphic technique, we can easily locate the value of average such as mode और median। तो मैं आराम से चीज़ों की वैल्यू को स्टडी कर सकता हूँ। मीडियन और मोड कहाँ पर हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बार रिपीट कर रही है, मैं ग्राफ की मदद से आसानी से देख सकता हूँ। स्टडी ऑफ कोरिलेशन, एक चीज़ को दूसरे रिलेशन में स्टडी कर सकता हूँ। मैंने कहा कि भाई टीम इंडिया ने कैसा करा और कहीं ना कहीं जो दूसरी टीम है वो कैसा कर रही है, मैं इन चीज़ों को भी चेकआउट कर सकता हूँ। ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा corresponding to different variable helps identity between the variables। For example, if a time series data on income and expenditure plotted on the same graph, it is observed that very high degree of positive correlation between the two। तो भैया आपकी इनकम कितनी है, आपने कितने पैसे कमाए, आपने कितने रुपए खर्च किए, इसका कहीं ना कहीं बहुत गहरा संबंध है। और कहीं ना कहीं आपका जब भी मैं कोरिलेशन या ग्राफ की मदद से कोरिलेशन को चेक करने की कोशिश करूंगा, तब आपके पास बहुत हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन आपको दिखाई देगा। ओके, लिमिटेशन। अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की कुछ लिमिटेशन है। सारी इंफॉर्मेशन मैं ग्राफ से शो नहीं कर सकता। लिमिटेड यूज, ओनली लिमिटेड सेट ऑफ डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ diagram। In fact, diagrams or graph are generally used only when comparisons are involved when time series data is to be present। तो कहीं ना कहीं जब आप ये पूछते हो भाई 2018 में सेल क्या थी, 19 में क्या थी, 20 में क्या थी, 21 में क्या थी, मैं टाइम के हिसाब से चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वहीं इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है, अदरवाइज इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। मिसयूज भी कर सकता हूँ। डायग्राम में बी यूज्ड मिसयूज टू फॉल्स प्रोजेक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिकल फैक्ट। अब देखो मैंने एक डायग्राम बनाया कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता लग रहा है भैया आपकी जो प्रोडक्शन है वो तेज़ी से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अगले साल भी बढ़ती रहेगी, लेकिन ये यहाँ से श्योर नहीं है कि ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पर डिप या गिर भी सकता है, especially in case of advertisement। ओनली प्रीलिमिनरी कंक्लूजन, एक छोटा मोटा कंक्लूजन मिल जाता है, भैया सेल कैसी थी, सेल बढ़ रही थी, तो मैं अंदाज़ा सा लगा लेता हूँ कि यार अगले साल भी बढ़ ही जाएगी। इट मे नॉट ऑलवेज ईजी टू अराइव एट फाइनल कंक्लूजन आफ्टर सीइंग द डायग्राम। मल्टीपल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम और ग्राफ में ऑफर्ड प्रीलिमिनरी कंक्लूजन। ओके, तो कहीं ना कहीं यही आपके मिसयूज थे और कहीं ना कहीं आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई डाउट्स आपको आ रहे हैं तो मुझे साथ साथ वो मैसेज करते रहिएगा। थैंक यू।